मैं बालाजी। और आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से देखेंगे और इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा कि आप उसका जवाब दे पाते हैं नहीं। फिर उसके बाद आप आंसर बनाने के बाद फिर वीडियो को ऑन कीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर सही था कि गलत था। और किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज जो है टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिया जाएगा आप लोग का, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब एमआईक्यू देखने वाले हैं। अब प्रैक्टिस में लगे रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल है NaHCO3 का व्यापारिक नाम क्या है? सोचिए, NaHCO3 का व्यापारिक नाम क्या है? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, NaOH इसका व्यापारिक नाम क्या है, मतलब घरेलू नाम क्या है? तीसरा नंबर सवाल है आप लोगों के सामने Na2CO3 इंटू 10H2O इसका व्यापारिक नाम क्या है? यहां पर है आपका CaOCl2 इसका व्यापारिक नाम क्या है? पांचवें नंबर में हम लोग बात करेंगे CaSO4 इसका व्यापारिक नाम क्या है? 6 नंबर में चलते हैं हम लोग और 6 नंबर का बताना होगा कि NaCl, ये तो आप पक्का जानते होंगे कि इसका व्यापारिक नाम क्या है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पर। सबसे पहले है NaCO3 जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको बोला जाता है खाने वाला सोडा। इसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा। अच्छा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा। तो ये है व्यापारिक नाम। इसको स्टूडेंट हम लोग जो है खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसको इंग्लिश में बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि NaHCO3 का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर गैस होती है, जो अग्निशामक गैस होती है। मैं जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल से डिस्कशन करूंगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर अगला क्वेश्चन लिखूंगा। मैं जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा सबका एक डीप डिस्कशन किया जाएगा। तो NaCO3 का मतलब होता है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का यूज जो है, जो आप लोग घर में पकौड़ा बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। कभी कभी लिट्टी में भी इसको डाल दिया जाता है। साथ ही साथ जो अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें भी NaHCO3 का यूज किया जाता है। ना पता नहीं है, NaHCO3 को जब हम लोग H2SO4 में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो बनता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो यही जो CO2 जो गैस है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि खाने वाले सोडा का यूज कहाँ किया जाता है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जो है हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अब कास्टिक सोडा का यूज सुन लीजिएगा। कास्टिक सोडा का मतलब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है, मतलब साइंटिफिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो व्यापारिक नाम है, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा का यूज पेपर इंडस्ट्री में, फिर जाकर के नमक बनाने में, तो कभी सोडियम का बाइकार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है। तो साबुन बनाने में भी शायद मेरे अंदाज से इसका यूज किया जाता है। और फिर आपका सवाल रहेगा कि कास्टिक सोडा ही कैसे बनता है। तो ब्रीन का नाम आप जानते होंगे कि NaOH में, माफ कीजिएगा, जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, और जब हम लोग उसमें क्या डाल देते हैं, पानी, और इसको ही ब्रीन बोला जाता है, मतलब लवण जल। तो लवण जल जो होता है जब उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हम लोग का बनता है NaOH प्लस फिर जाकर के H2O और क्लोरीन, ऐसे करके बनता है, चाहे हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है, माफ कीजिएगा। तो ये बनता है कास्टिक सोडा। अब इसके बारे में है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका जो है व्यापारिक नाम क्या है?
इसको जो है हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और धोने वाला सोडा है तो इसका काम धोने के ही काम में आएगा। इसके बाद बात करते हैं CaOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो आप देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो काम है कभी कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद है जिप्सम, ठीक है, इसको बोला जाता है जिप्सम। और ये है सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉमन साल्ट, और हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण नमक, ठीक है। तो इसमें और डिस्कशंस हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। जैसे यहां पर अब अगले क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम लोग के पास है कि इनका यूपीए का नाम बताना है, IUPAC नेम बताना है। केवल आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलते रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर है CH3, फिर जाकर के है CH2, और यहाँ पर है CH3, इसका IUPAC नेम बताना है। दूसरा है CH3, CH2, और ये है CHO। तीसरा वाला जो है आपका है CH3, CO, और ये रहा CH3। फिर चौथे नंबर पर हम लोग चल रहे हैं CH3, CH2, COOH। फिर पांचवें नंबर पर चल रहे हैं CH3, CH2, और ये रहा OH। फिर यहाँ पर 6 नंबर पर चल रहे हैं, ये है CH3, CH2, और ये रहा CH2, और ये माफ कीजिएगा, ये है CH3 और ये है Cl। तो इसका IUPAC नेम बताना है। देखिएगा इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर लगा देंगे ANE, प्रोपेन, ठीक है। और ये अल्केन समूह से आता है, आपको पता है अल्केन के बारे में, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसका हम लोग। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। इसके बाद मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हैं CnH2n। फिर जाकर के आपसे पूछ देगा कि अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हैं CnH2n-2। फिर जाकर के आपसे पूछ दे कि अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हैं CnH2n+1। अच्छा, फिर जाकर के मान लीजिए कि अल्केन में जो है अल्केन में जो है आपका कितना बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड। अल्कीन की बात करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। अल्काइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, और अल्काइल में भी होता है आपका सिंगल बॉन्ड। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ से पहले अल्कीन और अल्काइन दोनों को जो है कहा जाता है असंतृप्त। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, असंतृप्त के नाम से जानते हैं। और अल्केन और अल्काइल वाले को जो है संतृप्त, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो इसको जो है अल्कीन और अल्काइन वाले को जो है हम लोग संतृप्त के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर लिखता है CH3, CH2, CHO। तो कितने कार्बन टोटल, 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलकों का एक पूरा इतिहास कवर करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बॉन्ड COOH रहेगा तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी एग्जाम में सीधे तौर पर केवल फॉर्मूला दे करके, केवल स्ट्रक्चर दे करके पूछ देगा कि कौन कौन से क्रियाशील मूलक हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए COOH है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पर CHO है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। फिर जाकर के OH है तो इसको अल्कोहल या हाइड्रोक्सी के भी नाम से जाना जाता है, अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर CO है तो इसको जो है हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं। फिर जाकर के मान लीजिए कि आपके पास COH CHO हो गया, ये हो गया। तो चलिए अभी ये वाला अगर है तो इसको ईथर के नाम से जाना जाता है, ईथर या एस्टर कुछ ऐसे बोलते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसका नाम लिखते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। CH3 CH2 CHO है, तो इसमें क्रियाशील मूलक जो है क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, तो इसके नाम में प्रोपानल हो जाएगा। तो जैसे इसके नाम में हम लोग क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड, पता होगा आप लोगों को। एक थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे दिया और पढ़ाने लग रहे हैं उधर। मेरा मकसद है कि जब इसमें घुसे तो पूरा का पूरा इसका इतिहास हम लोग थोड़ा सा हल्का सा टटोल लिए। तो यहाँ पर हो गया ओइक एसिड, यहाँ पर जब इसमें क्या लगता है, अल लगता है, इसमें आपको पता है ओल लगता है, इसमें जो है ओन लगता है, और इसमें जो है अल्कोक्सी अल्केन लगता है। तो ये हो गया प्रोपेनल। इसमें देखिए क्रियाशील मूलक कीटोन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो इसको प्रोपेनॉन के नाम से जानेंगे। इसमें COH है, तो अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें ओइक एसिड लगेगा, 3 ठो है, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। CH3 CH2 OH है, OH लगा हुआ है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखते हैं इथेनॉल। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हैलाइड ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो गया क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल में आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये है हमारा क्लोरोब्यूटेन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कभी कभी इसमें घुमा घुमा करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछ सकता है, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ आपके सामने कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कुछ तत्व दे देगा और बोलेगा कि उसका आप यूजेस बताइए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न तत्वों का उपयोग बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों का उपयोग बताएं। तो देखिए पहले मैं कुछ तत्वों का लिस्ट दे रहा हूं और फिर आपसे पूछेगा कि उसका यूजेज आप बताइए। तो जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर है, मान लीजिए हाइड्रोजन, ये गैस के फॉर्म में लिखे हमने यहाँ पर। हाइड्रोजन के बाद है यहाँ पर क्लोरीन, तीसरे नंबर पर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर सोडियम, चौथे नंबर पर लिख रहा हूं मैं आपको एल्युमिनियम, फिर जाकर के 5वें नंबर पर है आपका सिल्वर, और छठा नंबर पर है आपका कॉपर। ठीक है, देखते रहिए, बहुत सारे तत्व आएंगे। फिर जाकर के 7 नंबर की बात कर लेते हैं, तो मैंने आर्गन लिख दिया। और 8 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर कार्बन ही लिख दिया। 9 नंबर की बात करते हैं तो चलिए ऑक्सीजन लिख दिया मैंने ओ करके। और 10 नंबर की बात करते हैं, जो आप बोलिएगा उसका भी लिख दूंगा। फिर जाकर के चलिए नियॉन लिख दे रहे हैं। ठीक है, और 11 नंबर की बात करते हैं तो मैंने कैल्शियम लिख दिया। अब इतना मेरे पास बोर्ड पर स्पेस है तो उतना पर डिस्कशन कर लेते हैं। इन सारे एलिमेंट्स के क्या करने हैं, हम लोग को प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज करने का मतलब यूजेज वगैरह कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है, हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H होता है, मैंने लिख रखा है। हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा तत्व है, सबसे छोटा तत्व है। मेरी आवाजों को सुनिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा तत्व है पहले नंबर पर, कि ये जो है छोटा एलिमेंट है। अच्छा ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा गैस भी है। तो पूरा जो आप गैस देखते हैं तो उसमें सबसे छोटा जो आकार है हाइड्रोजन का ही है। फिर इसके बारे में क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो फटफट के आवाज के साथ जलता है। तो लीजिए भाई, हाइड्रोजन जो है आपका फटफट के आवाज के साथ जलेगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली जो गैस है, ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं। वायुमंडल में तो ऐसे 79% या 79% ही क्या है आपका नाइट्रोजन गैस है, लेकिन ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। क्योंकि जो सूर्य जो है वो पूरा हाइड्रोजन गैस का ही गोला है, और सूर्य जानते हैं कितना बड़ा है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, ये सबसे छोटा गैस है, फटफट की आवाज के साथ जलता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है। फिर जाकर के हाँ, तो ऑल एसिड में जो है ना, माफ कीजिएगा, एसिड में जो है आपका हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता। ये भी कभी कभी सवाल पूछ देता है
कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा जो है न्यूट्रॉन, इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है कभी आपको पॉजिटिव आयंस भी क्या करता है, बनाता है। अब इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन की बात, और कभी डिस्कशन करेंगे तो पूरा डिटेल से, लेकिन अभी तो क्वेश्चंस के फॉर्म में है। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन जो है इसका यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने देखा होगा तो वहां पर भी क्लोरीन ही होता है। फिर जाकर के जो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले जो चैप्टर होते हैं, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलता है कि क्लोरीन जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी काम आता है, ठीक है। तो ये रही क्लोरीन की पूरी डिटेल्स। आप लोग वीडियो को एकदम स्लो करके भी सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं, इसका मास जो होता है 30.55 होता है। फिर जाकर के ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आपका क्लोरीन यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम का, ठीक है ना। तो सोडियम के बारे में बात करेंगे। तो सोडियम एक मुलायम धातु है, और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, तो चाकू से भी काटा जा सकता है। ये बहुत बार ये सवाल पूछ दिया है कि सोडियम कौन सा ऐसा तत्व है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम को चाकू से काटा जाएगा। फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ये जो मरकरी है जिसका सिंबल Hg होता है, ये कमरे के तापमान पर जो है आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पिछले ही कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि सोडियम के जो कुछ लवण हैं वो कौन कौन से हैं। सोडियम क्लोराइड है, कास्टिक सोडा है, खाने वाला सोडा है, फिर जाकर के साधारण नमक है। तो वो सारे सोडियम के ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एल्युमिनियम के तरफ। तो एल्युमिनियम के बारे में तो सबको जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर मतलब ऊपर में सबसे जो आसानी से जो मिल जाता है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के जो है उपयोग जो है तार में किया जाता है। फिर आपके जो घर के जो बर्तन है उसमें भी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। बिजली के बहुत सारे आप तारों को देखे होंगे तो एल्युमिनियम के ही बने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 13 होता है, मतलब परमाणु संख्या इसका 13 होता है। अब ये रहा चांदी, ठीक है। अब चांदी को ये तो जानते हैं चांदी जो है लेस रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन करता ही नहीं है ना। एक लिस्ट हम अब जैसे आपको बना करके दें रिएक्टिविटी सीरीज का, यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है एडिटर, तो यहाँ पर ऐसे एक लिस्ट बनाते हैं धातुओं की क्रियाशीलता का। तो क्या देखते हैं, का, ना, का, मांगे, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, पीबी, HCU, AG, और शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है ना AG, और यहाँ पर AU। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में ना एल्युमिनियम जो है, माफ कीजिएगा, सिल्वर जो है वो कॉपर से भी नीचे है। सिल्वर के बारे में एक और बात आप जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन है, सिल्वर है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनकर भी लिख सकते हैं, पढ़ने वाले हैं तब, वरना ऐसे मस्ती के लिए है तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो सिल्वर के बारे में ये लेस रिएक्टिव है। बाकी के जानते हैं कि इसमें ज्यादा चमक होता है, तो इसका यूज जो है ज्वेलरी में भी किया जाता है। अब बात करते हैं द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक जो है आपका क्या है, यहाँ पर कॉपर है। कॉपर का उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। बिजली का जो तार है उसमें भी बनाने में किया जाता है कॉपर का यूज, ठीक है। कॉपर के बर्तन भी बनते हैं। और ये आपको पता है Cu+Sn। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि Cu और Sn ये दोनों मिला करके कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है। वहां पर 4 नंबर लिख दीजिएगा, माफ कीजिएगा 6 नंबर, और बताइएगा Cu+Sn में क्या बनता है। मिश्र धातु का भी हम क्वेश्चन कभी कराएंगे। अब बात करते हैं आर्गन के बारे में। तो इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 288 होगा। ये कोई मतलब थोड़े हुआ कि आप प्रॉपर्टीज के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसलिए बताना जरूरी है कि इसका आप देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल जो है वो फुल्ली फिल्ड है, अक्रिय गैस है आर्गन। इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। साथ ही साथ नियोन का भी यूज जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई साहब कार्बन के बारे में। तो ये अपने आप में ब्रांड है ना,
कार्बन का एक पूरा आपने चैप्टर पढ़ रखा था। क्या क्या पढ़ रखा था? पहले नंबर तो आपने क्या देखा कि कार्बन जो है एक अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। इसके दो समस्थानिक है, C6H12 और C614, इसके दो समस्थानिक है। इसका यूज जो है कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन के दो अपर रूपों को भी देखा आपने, ग्रेफाइट और हीरा के बारे में, कि ग्रेफाइट क्या है और हीरा क्या है। फिर जाकर के यहाँ पर कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है ये इन्वायरमेंट में आपको 0.03% मिलता है, और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो 0.02% पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो कोल्ड ड्रिंक्स में भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का, एडिटर परेशान हो गया भाई साहब ऐसे कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज है फोटोसिंथेसिस में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। अगर कोई लड़की आपसे बोल दे या लड़की को आप बोल दे, यू आर ऑक्सीजन फॉर मी, तुम मेरे लिए ऑक्सीजन हो, अब भाई साहब हो गया बवाल ना। तो जिसे मैं अपनी जिंदगी का ऑक्सीजन समझता था, वही एक दिन मेरे लिए जंग का कारण बन गई। तो चलिए, इसमें तो हम लोग जान गए ऑक्सीजन जो है एसेंशियल फॉर क्या है, लाइफ है। ऑक्सीजन जो है जीवन के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है, ये तो पता ही है आपको। नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, मतलब ग्लूकोज स्प्लिट नहीं हो पाएंगे, टूट नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते थे आप लोग कि ये जो है इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है। जो लोहे पर जंग लगता है तो ऑक्सीजन के कारण ही लगता है। तो बोलेगा क्या बात है, एक तरफ जीवन दे रहे हो और एक तरफ जंग लगा रहे हो, ऐसा बात नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो यहाँ पर ये था ऑक्सीजन। नियोन के बारे में मैंने ऑलरेडी आर्गन केस में ही बता दिया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है वो 2-8 होगा। ये अक्रिय गैस है, इसका यूज जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। अब ये रहे भाई साहब हमारे कैल्शियम साहब, इनकी एटॉमिक नंबर 20 है। CaO चौक बोलते हैं, CaCO3 लाइमस्टोन या संगमरमर के नाम से जानते हैं, CaOH2 इसको चूना जल या CaOH लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। और फिर जाकर के जी CaSO4 जिप्सम, और अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया CaOCl2, तो ये रहा ब्लीचिंग पाउडर। और ये भाई साहब हमारे पास है मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो थोड़ा मेरे पास कुछ अभी स्पेस बच रहे हैं, तो मैं और भी कुछ बातों को बोल दे रहा हूं, यहां पर मैं कर दूंगा। अब इसमें से आपको कोई पूछ दे, थोड़ा सुन ही लीजिएगा। जब आपसे कोई ज्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो को इधर उधर करके और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे छोटा जो है धातु जो है वो लिथियम है। फिर से सुन लीजिए, सबसे छोटा धातु लिथियम, Li वाला लिथियम। ठीक है, इसके बाद जो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर कोई अगर गैस नॉन मेटल है तो है ब्रोमीन। ठीक है, और है आपकी ब्रोमीन। फिर जाकर के बात करते हैं हम लोग, किसका करें बात अब, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो है हाईली नेगेटिविटी इसका होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स का भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, और इसमें हम लोग ये देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक प्लेन मिरर के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में और अवतल लेंस के बारे में, कहां कहां पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहां कहां पर बनता है। इसका फुल्ली डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसी में आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए, बने रहिए, चाहे जो भी कुछ हो पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में, कि भाई साहब समतल दर्पण में वस्तु कहां होती है तो इमेज कहां कहां पर बनता है। हम लोग एक नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई नाम ले लेते हैं, एडिटर को ही ले लेते हैं ना, कारण एक नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये है समतल दर्पण, ये आप लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, मान लेते हैं कि करण भैया जो है वो समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब आपको बताना होगा कि उनका इमेज जो है, मतलब उनका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा,
मतलब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण एक समतल कांच की सतह होती है जिसमें एक तरफ कलई कहते हैं, दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। और करण भैया, ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया ना, तो करण भैया जो है वो कहाँ खड़े हैं, तो समतल दर्पण के आगे खड़े हैं। तो ये पता है आपको कि इनका जो है प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण के पीछे बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर। तो समतल दर्पण से आप जितनी दूरी पर खड़े होते हैं आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। एक बात तो ये हो गया कि आपका जो वस्तु दूरी है वो इमेज डिस्टेंस के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब मान लीजिए 4 फीट के अमन करण भैया हैं, तो उनका इमेज भी कितना फीट का बनेगा, 4 फीट का ही बनेगा। मतलब समतल दर्पण में हाइट ऑफ जो इमेज होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के क्या होती है, बराबर होती है। फिर आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करण भैया खड़े हैं समतल दर्पण से, तो उनके और उनके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि भाई साहब 20 सेंटीमीटर इधर से और 20 सेंटीमीटर इधर से, तो टोटल जो है 40 सेंटीमीटर हो गया। तो समतल दर्पण के बारे में और बातें सुन लीजिए। समतल दर्पण जो है हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही प्रतिबिंब बनाता है, जितनी दूरी पर आप खड़े हैं उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर प्रतिबिंब आपका बनाएगा। तो ये था आपका समतल दर्पण। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो समतल दर्पण की कहानी हो गई, थोड़ा स्पेस बचा रहे हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, अवतल दर्पण के बारे में। ये आप लोग के लिए क्या हो जाएगा ना कि एक क्विक रिवीजन हो जा रहा है हर टॉपिक का। तो जैसे ये है अवतल दर्पण, सबको पता है कि भाई साहब जिसका उभरा हुआ भाग क्या है, पॉलिश किया हुआ है, और धसे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसको अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब इस बार ना करण भैया को छोड़ देते हैं और इस बार हम लोग पकड़ते हैं अमन जी को। तो ये देखिएगा, ये एफ है, ये सी है, ये बियॉन्ड सी है, बिटवीन सी एंड एफ है, और ये आपका बिटवीन पी एंड एफ है। मतलब ये ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से परे वाली बिंदु है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वस्तु जो है अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड अर्थात वास्तविक एवं उल्टा होती है। आकार जो होता है वो बिंदु आकार का बनता है। तो ये पॉइंट तो आप लोग समझ गए। वस्तु जो है बियॉन्ड सी है, मतलब सी से परे है, तो उसका इमेज जो है सी और एफ के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु सी पर है तो इसका इमेज जो है कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, और साथ ही साथ जो है आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु जो है सी और एफ के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब जो है सी से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा इस बार भाई साहब, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। वस्तु अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है अगर एफ पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है इनफिनिट पर बनेगा। अब इनफिनिट तो ये दिखा नहीं सकते हम, लेकिन बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और जैसे ही पी और एफ के बीच में आप जाते हो तो इमेज जो है वो आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर के पीछे आभासी तथा सीधा बनेगा। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई साहब अवतल दर्पण किस टाइप का इमेज बनाता है, किस टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, वस्तु से बड़ा भी बनाएगा, ठीक है, सीधा भी बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा। और जबकि समतल दर्पण की तरफ क्या देख रहे थे कि वो सिर्फ आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बना रहा था। आप सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें अब बात करते हैं हम लोग किसका, उत्तल दर्पण के बारे में। भाई साहब ये कैसे पेंट कर दिया मैंने। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया फोकस। तो उत्तल दर्पण के बारे में क्या बताया गया कि उत्तल दर्पण जो है सदैव वास्तविक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो भाई साहब यहां पर क्या देखा गया कि ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब आभासी बनाता है, ऐसे लिखते हैं आभासी। ये वर्चुअल और रियल दोनों बनाएगा और ये सिर्फ वर्चुअल बनाएगा। क्लियर है।
अच्छा, इसके अलावा थोड़ा ये भी सुन लेते हैं, समतल दर्पण का जो यूज है सामान्य दर्पण के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, गाड़ियों के हेडलाइट में वो जो बल्ब होता है ना ऊपर, उसमें भी ये अवतल आकार का ही होता है। टॉर्च में होता है इसका। और फिर जा करके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसका सौर कुकर में भी यूज होता है। ये भाई साहब जो उत्तल जो दर्पण है, इसका जो यूज है कहाँ किया जाता है? तो स्ट्रीट लाइट के रूप में, और साथ ही साथ जो है साइड मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब हमारे पास और दो इंस्ट्रूमेंट बचे हैं। ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहले चलिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1 और बियॉन्ड 2F1, ये भाई साहब ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पर ये F2, फिर जाकर के ये रहा 2F2 बियॉन्ड 2F2। वही कहानी है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में हम लोग क्या देख लेते हैं कि उत्तल लेंस में जो है अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है F2 पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। पॉइंट साइज का बनेगा, हाईली डिमिनाइज अर्थात बिंदु आकार का बनेगा। जब वस्तु जो है 2F1 से परे है तो उसका इमेज जो है F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, 2F1 पर रहेगा तो 2F2 पर बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। फिर आप F1 पर जाते हैं तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, वैसे ही बढ़ते रहेगा। और जब आप F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रहेंगे तो इमेज ऑलरेडी कहाँ आ जाएगी? लेफ्ट साइड ऑफ इमेज आ जाएगी, माफ कीजिएगा, लेंस आ जाएगी। उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में देखिएगा दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब आप अवतल दर्पण में P और F के बीच में होते हैं तो आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है। यहां पर आप जो है ना फोकस और क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक सेंटर मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच में होते हैं तो इस तरफ बन जाता है। उत्तल लेंस का यूज आप जानते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की आने वाले किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसका जो यूज जो है कन्वर्जिंग लेंस के रूप में करते हैं। इसको जो है क्या बोलते हैं जी, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और ये इसको जो है अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज जो है